Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the third lecture of this beautiful chapter, Electric Charges and Field. तो देखिए बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है किसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो देखिए बच्चों, उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में कुछ दूरी है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली तो इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हो क्या रहा था, अ पार्टिकल क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट एंड दिस फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर पार्टिकल प्लेस्ड इन इट। ठीक है, तो एक पार्टिकल क्या कर रहा था, फील्ड क्रिएट कर रहा था, और चूंकि जो दूसरा पार्टिकल है वो उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था, इस वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा था। ठीक है, उसी तरीके से द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज आल्सो सीन एज अ टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अ चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस्ड इन इट। क्लियर है ये बात? द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस चार्ज ने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस फील्ड को फील करेगा, है ना। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड नहीं है, फील्ड तो रहेगी ही। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि एंड इज प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो एडिशनल चार्ज टू एक्सपीरियंस द फोर्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फील्ड है इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपगेट। ठीक है, दस इफ अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन, है ना, जो सोर्स चार्ज है अगर आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएटेड है ना, लेट अस से कि एट अ डिस्टेंस आर पर जो फील्ड है उसको चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू आर अपॉन सी, जहां पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। क्लियर है? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रोपोगेशन की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एज फॉलोज। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दैट इज ई वेक्टर, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, तो उसे किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। क्लियर है बात? तो किसी पॉइंट पर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू एट द गिवन पॉइंट। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आप वो चार्ज इस तरीके से लाएं, है ना, ताकि आप बाकी चार्जेस को, जिन चार्जेस की वजह से वहां पर फील्ड क्रिएट हो रही है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग जो चार्ज लाते हैं वो टेस्ट चार्ज कहलाता है, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और वो बहुत स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हमारे को समझ में आ रहा है कि ये टेस्ट चार्ज जो है वो इतना छोटा होता है कि वो जो है ना, जो सोर्सेज फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उनको एप्रिशिएबली इन्फ्लुएंस ना कर सके। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज को लाएंगे और भाई देखेंगे कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि उस पर एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एफ वेक्टर अपॉन क्यू। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है ना? और ये ध्यान दीजिएगा कि हमने जो चार्ज क्यू को लाया था वो पॉजिटिव चार्ज था और मैग्नीट्यूड में बहुत ही छोटा था। द चार्ज क्यू यूज्ड टू डिफाइन ई वेक्टर इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वही बात देखिए यहां पर लिखी है कि द टेस्ट चार्ज इज स्मॉल सो दैट इट डज नॉट एप्रिशिएबली इन्फ्लुएंस द सोर्सेज ऑफ द फील्ड बीइंग मेजर्ड। ठीक है, आपको याद होगा हीट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, सिमिलर नीड फॉर अ थर्मोमीटर ऑफ स्मॉल मास व्हेन मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज ऑफ लार्जर मासेस। क्लियर है बात? तो हम लोग वहां पर थर्मोमीटर को कैसा रखते थे, स्मॉल मास वाला रखते थे, ताकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर उसका मास ही ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, तो वो एक एप्रिशिएबल हीट जो है वो बॉडी से खींच लेता। ठीक है,
तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। अब हम लोग उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी, जो आप एक्सपेक्ट भी कर पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था फोर्स अपॉन क्यू है। मतलब फोर्स के लिए न्यूटन आ गया, चार्ज के लिए कूलम्ब आ गया। तो ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम्ब, जो कि वोल्ट पर मीटर या फिर जूल पर कूलम्ब पर मीटर के भी बराबर होता है। ठीक है। और सीजीएस यूनिट में आप समझ पा रहे हैं कि फोर्स के लिए आ गया डाइन और चार्ज के लिए आ गया स्टैट कूलम्ब। तो सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डाइन पर स्टैट कूलम्ब। और बड़े आराम से हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL(T⁻³ A⁻1). चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है, जिसकी वजह से यहां पर फील्ड कितनी क्रिएट हो रही है, E1 वेक्टर। क्लियर है बात। अब मान लीजिए कि Q1 नहीं है, ठीक है, Q1 नहीं है ना, और यहां पर क्या है, Q2 चार्ज है। इसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है कितनी, E2 वेक्टर। क्लियर है। तो अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर Q1 और Q2 दोनों ही प्रेजेंट होंगे ना, Q1 भी रहे और Q2 भी रहे, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का रिजल्टेंट। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए बच्चों, ए पॉइंट पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है और उसकी वजह से हम लोग पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे को पी पॉइंट पर क्या रखना होगा, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा, किस डायरेक्शन में, राइट की तरफ। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से शो करा गया है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज जो है, इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ। क्लियर है ये बात। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो हम लोग कितनी लिख देंगे, तो वो हो जाएगी 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं आर कैप हो गई। यहाँ पर आर कैप में कौन सी डायरेक्शन को कह रहा हूँ, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को। ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होता है, फोर्स है ना, ये जो एफ वेक्टर है उसको किससे डिवाइड करना होगा, इस टेस्ट चार्ज से। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह देंगे कि ई वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन स्मॉल क्यू। तो यहाँ पर भी स्मॉल क्यू से हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना आ गया, तो ये बेसिकली आ गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर है बात। तो यहां पर आर कैप मैंने कौन सी डायरेक्शन को कहा है, तो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को यहां पर मैंने आर कैप कहा है। क्लियर है बात। तो यहां से हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी इस पॉइंट पर, वो कैसे आएगी, धक्के वाली आएगी। और हम लोग ये भी बड़े आराम से समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा होता है ये पॉइंट पे, तो उसकी वजह से फील्ड अट्रैक्टिव आती, लेफ्ट की तरफ आती। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड दैट ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टूवर्ड्स द चार्ज, है ना। पॉजिटिव क्यू रहेगा तो यहाँ पर फील्ड ऐसे धक्के वाली हो जाएगी, और नेगेटिव क्यू रहेगा तो फील्ड इस तरीके से, है ना, अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब एक सवाल देखते हैं। सवाल है, 3 चार्जेस ईच इक्वल टू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल ए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या दिया है कि हमारे पास 3 चार्जेस है, क्यू क्यू और क्यू, है ना, और अपने को चौथे कॉर्नर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल क्यू की वजह से, है ना, यहाँ पर साइड लेंथ ए दे रखा है, तो स्मॉल क्यू ये वाला चार्ज है स्मॉल क्यू, इसकी वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड कैसी आएगी, धक्के वाली आएगी। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरीके से इस वाले चार्ज की वजह से भी यहाँ पर धक्के वाली फील्ड आएगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। और इस चार्ज की वजह से भी फील्ड यहाँ पर धक्के वाली आएगी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, ये √2a हो गया। तो इस वजह से फील्ड थोड़ी सी कमजोर रहेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, के क्यू
अपॉन √2a का स्क्वायर मतलब 2a²। क्लियर है बात। तो अब ये सवाल बच्चों वेक्टर का हो गया कि हमारे को इन तीन वेक्टर को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, और वो क्या दे देगा हमारे को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको ऐड करना बहुत आसान है। हमें ये साफ दिख रहा है कि KQ/a² और KQ/a² इनका रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री पर आएगा, और वो कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स। ठीक है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि √2 KQ/a² जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, जो कि किसके साथ सेम डायरेक्शन में हो गया, तो KQ/2a² के साथ। तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस KQ/2a²। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया। क्लियर है, और डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसका जवाब देना चाहें तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस एक्सिस को मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को बोल रहा हूँ वाई एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या आ जाएगा, तो KQ/a² है ना, ये तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी है। इसके साथ KQ/2a² का एक कॉम्पोनेंट भी आएगा, मतलब कि KQ/2a² का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos 45 डिग्री कॉम्पोनेंट। तो इतना क्या हो गया, ये हो गया आई कैप, और इसी तरीके से इसमें क्या ऐड कर देंगे, KQ/a² है ना, ये वाला टर्म जो है ये जे कैप के अलॉन्ग आएगा, और साथ ही साथ KQ/2a² का cos 45 कॉम्पोनेंट भी आएगा। तो प्लस KQ/2a² cos 45 डिग्री जे कैप। क्लियर है बात। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि चूंकि आई कैप और जे कैप है ना, ये दोनों टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर को आ रही है, बिल्कुल 45 डिग्री पर आ रही है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड of 4 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. If the particle stays at a distance of 24 centimeter from the wall in equilibrium, find the charge on the particle. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं इस पार्टिकल को जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है, उसे सस्पेंड किया गया सिल्क थ्रेड से। क्लियर है बात। और सिल्क थ्रेड की लेंथ कितनी है, तो वो है 40 सेंटीमीटर, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस तरीके से मान लीजिए मैं राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके पास चार्ज होने की वजह से इस पर फोर्स लग रहा होगा, एक तो Q इंटू ई के बराबर। क्लियर है बात। साथ ही साथ धागे की वजह से एक फोर्स ऑफ टेंशन भी लग रहा होगा, और नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा, दैट इज mg। ठीक है, अब हमारे को एक और चीज यहां पर कही गई है कि ये इस लेफ्ट वाली वॉल से कितनी दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर पर है। क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि टेंशन mg और QE इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 24/40, जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब हो गया 8 3 से 24, 8 5 से 40। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि थीटा बेसिकली 37 डिग्री है। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगी टेंशन का कॉस थीटा जो है वो किसको काउंटर कर रहा है, वो नीचे लगने वाले mg को काउंटर कर रहा है, और साथ ही साथ टेंशन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है लेफ्ट की तरफ, वो बेसिकली Q इंटू ई को काउंटर कर रहा है। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए बच्चों, अगर t साइन थीटा और t कॉस थीटा को हम लोग डिवाइड कर दें तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, QE अपॉन mg के बराबर है ना। तो यहां से अपने पास चार्ज Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी mg tan थीटा डिवाइडेड बाय कितने से, E से। ठीक है, तो अब चलिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं कि Q की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए बच्चों, अपने को मास जो है वो दिया हुआ था 1 ग्राम। क्लियर है ना, और फील्ड दे रखी थी 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, मास के बदले हम लोग रख देंगे 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, है ना, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना है। जी को लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। tan 37 हो जाएगा 3/4। क्लियर है बात।
और इसे डिवाइड करना है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहां पर देखिए बच्चों आ जाएगा 4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व करके हमारा जवाब आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ए हैविंग अ चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल। अ सेकंड पार्टिकल बी ऑफ मास 100 ग्राम and having equal charge is suspended by a silk thread of length 30 centimeter from the wall. The point of suspension is 30 centimeter above the particle A. Find the angle of the thread with the vertical when it stays in equilibrium. तो देखिए बच्चों सवाल में जैसा दिया हुआ था उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करी है ना। यहाँ पर क्या कहा है कि एक पार्टिकल ए है जिसके पास चार्ज है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इट इज फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल, है ना, तो यहाँ पर मैंने वर्टिकल वॉल में इसे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड पार्टिकल है बी, क्लियर है बात। तो ये सेकंड पार्टिकल जो बी है उसे सस्पेंड किया गया है बाय अ सिल्क थ्रेड जिसकी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, क्लियर है बात। अब यहाँ पर कहा गया है कि द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज 30 सेंटीमीटर अबव द पार्टिकल है, तो ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये भी 30 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ द थ्रेड विद द वर्टिकल, मतलब अपने से ये वाला एंगल पूछा गया है व्हेन इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं फिलहाल। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एक तो फोर्स नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिखाएंगे इस तरीके से mg, है ना, और बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें, है ना, थ्रेड वाली लाइन को, तो यहां पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्लियर ही बात। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ टेंशन लग ही रहा होगा। अब ए और बी दोनों चार्ज्ड हैं, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा क्योंकि दोनों का चार्ज बिल्कुल सेम है ना। तो इस डायरेक्शन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये फोर्स F लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि टेंशन F और mg इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आना है, 0 आना है, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है बात। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि टेंशन जो है ना, टेंशन जो है यहाँ पर वो एक एक्स्ट्रा अननोन की तरह बिहेव कर रहा है। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये टेंशन जो है वो हमारे को परेशान ना करे। तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है कि टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, टेंशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्या करें, फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो टेंशन का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे, और टोटल हम लोग मिला करके ट्राइंगल का एंगल जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस थीटा ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे, और 180 माइनस थीटा अपॉन 2 मतलब कि 90 माइनस थीटा अपॉन 2 ये एंगल हो गया, और 90 माइनस थीटा अपॉन 2 ये वाला एंगल भी हो गया, क्लियर है ना। अब देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि चूंकि ये पूरा का पूरा एंगल जो है 90 डिग्री है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो बचा हुआ एंगल है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने के बराबर, 90 माइनस थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री था, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2, क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों हमारे को एक क्लैरिटी आ गई यहाँ पर कि टेंशन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में, है ना, एफ और एम जी का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, मतलब कि एफ का cos थीटा बाई 2 शुड बी इक्वल टू एम जी का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब कि एम जी का साइन थीटा, क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, f जो है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज को फिलहाल मैं q कह रहा हूं, तो q इंटू क्यू अपॉन, अब ये जो a और b के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाली लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से समझ पा रहे हैं कि ये वाली जो लेंथ है ना, ए बी, वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
30 का कौन सा कॉम्पोनेंट, cos 90 माइनस थीटा बाई टू, मतलब 30 साइन थीटा बाई टू है ना। यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 30 का cos 90 माइनस थीटा बाई टू का डबल करना होगा तो अपने को ए बी लेंथ आएगी, है ना। बड़े सिंपल मैथमेटिक्स से हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, के क्यू वन क्यू टू दैट इज 1/4 क्यू इंटू क्यू अपॉन कितना लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ 30 साइन थीटा बाई टू, है ना। इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, होल स्क्वायर। यहां पर आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एम जी साइन थीटा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों एक चीज का और ध्यान देना है हमें कि यहाँ पर ये जो 30 हमने लिया था ये सेंटीमीटर में लिया था, तो यहाँ पर अपने को 30 को किससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अपॉन 100 से, ना, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ 30 साइन थीटा बाई टू जो आया था वो सेंटीमीटर में आया था। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो हम लोग जानते हैं कि वो कितना है, वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है, जिसे हम लोग सिंपली फिलहाल के लिए के लिख देते हैं। तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा देखिए, तो यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 30/100, मतलब कि ये हो गया 2 इंटू 3 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 और ऊपर चला गया 100, है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। फिर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना, तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू से कॉस थीटा बाई टू कट सके। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास साइन क्यूब थीटा बाई टू यहाँ पर आ जा रहा है ना, साइन क्यूब थीटा बाई टू आ जा रहा है, और वो कितने के बराबर आ जा रहा है, तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइन क्यूब थीटा बाई टू बराबर आ जाएगा 100 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन 36 तो रहेगा ही, साथ ही साथ ट्वाइस ऑफ एम जी भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों अगर हम लोग के क्यू एम और जी की वैल्यू अप्रोप्रिएटली अगर भर देंगे तो यहां पर साइन क्यूब थीटा बाई टू की वैल्यू आ जाएगी 0.0032, जहां से साइन थीटा बाई टू आ जाएगा 0.15, जिससे हमारे को मिल जाएगा थीटा बराबर 17 डिग्री। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a. Find the electric field at the center of the pentagon. तो यहां पर देखिए बच्चों अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है। मैंने यहाँ शो करा है कि 4 पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कि कहां पर प्लेस्ड हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ पेंटागन, है ना। एक कॉर्नर हम लोग देख पा रहे हैं कि वेकेंट है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मैं क्यू 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 और यहां पर भी क्यू शो कर देता हूं। ठीक है, तो अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पेंटागन, और हमारे को दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल ए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं। जो वेकेंट कॉर्नर है वहां पर आप मान लीजिए कि क्यू भी है और माइनस क्यू भी है। ऐसा करने से हमने सवाल को छेड़ा नहीं, सवाल अभी भी वही है। तो अब इन 5 पॉजिटिव चार्जेस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सिमेट्री से हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटर पे इन 5 की वजह से नेट फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है बात। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ले दे करके हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ एक नेगेटिव क्यू चार्ज। तो ऑब्वियसली नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से ओ पॉइंट पे फील्ड कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी और टुवर्ड्स द वेकेंट कॉर्नर होगी। क्लियर है ना। और अपने को ये डिस्टेंस ए दे रखा है, तो हम लोग ये जो फील्ड है वो कितना कह सकते हैं, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर को, टुवर्ड्स द वेकेंट कॉर्नर। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 charges -4q and q are kept at -a,0 and a,0 respectively. The graph showing the variation of electric field along x axis is, और हमारे पास 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये मैंने x एक्सिस बना दी है और यहाँ पर 2 चार्जेस रख दिया है -4q और q, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है। तो लीजिए y कोऑर्डिनेट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग किस तरीके से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमारे को ये समझ में आना चाहिए
कि -4q के बगल में, है ना, -4q के बगल में और q के जस्ट बगल में हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होगी, है ना, स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि -4q के बहुत पास अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो पे फील्ड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए ये -4q है और ये q है ना। -4q के अगर लेफ्ट में अगर आप कोई भी पार्टिकल रखेंगे बहुत करीब, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस लोकेशन पे क्या होगा। तो इस लोकेशन पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल को ये -4q राइट की तरफ बहुत जोर से खींचेगा, है कि नहीं। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड जो है वो राइट की तरफ है और इन्फिनिटी को टेंड करती है। तो यहाँ पर अपने को इस तरीके से ग्राफ शो करना चाहिए जो कि इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी हम लोग शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो रखा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये थोड़ा कम हो रहा है। क्लियर है ना। अब -4q के लेफ्ट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि -4q का ही हमेशा डोमिनेंस रहेगा, क्योंकि -4q q के कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड वाइज स्ट्रॉन्गर है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि -4q के लेफ्ट में हमेशा जो फील्ड है वो किधर को होगी, राइट की तरफ ही होगी, अट्रैक्टिव होगी, है ना, क्योंकि -4q का जो अट्रैक्शन है वो q के रिपल्शन को हमेशा डोमिनेट करेगा। तो -4q के लेफ्ट में अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो e का एज अ फंक्शन ऑफ x ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस -4q से बढ़ रही है वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और इन्फिनिटी पे टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो -4q के लेफ्ट के रीजन के लिए हमने ग्राफ बड़े आराम से यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, Q के राइट साइड में हम लोग सेम बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि Q जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज कैसा है, छोटा है। तो भले डिस्टेंस वाइज कोई भी पॉइंट अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर तो वो डिस्टेंस वाइज Q के करीब है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग देख पा रहे हैं कि -4q जो है वो तो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि Q के राइट साइड में लेट अस से एट अ डिस्टेंस x हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फील्ड जो है वहां पर क्या होगी, जीरो हो सकती है, ठीक है। तो आइए एग्जैक्टली वो x क्या है वो भी निकाल लेते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि Q की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो राइट की तरफ है, तो KQ अपॉन एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, तो -4q की वजह से जो लेफ्ट की तरफ फील्ड है मतलब कि K4Q अपॉन, अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -4q और q के बीच में भी एक दूरी है ना, और वो दूरी कितने के बराबर है, तो ये जो दूरी है ये बेसिकली 2a के बराबर है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे K4Q अपॉन 2a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, KQ तो कट गए, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका क्या कर देंगे बच्चों, होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर ही बात। यहाँ पर मैंने +-2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है कि x जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से 2a प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 2x, 2a प्लस एक्स बराबर आ गया 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ a के बराबर, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ a के बराबर। तो देखिए बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि यहां से 2a दूरी पर, है ना, यहां से कितनी दूरी पर, 2a दूरी पर अपने को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है ना। और Q के जस्ट राइट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, Q के जस्ट राइट में अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर धक्का लगेगा राइट की तरफ, और वो बहुत स्ट्रांग धक्का होगा क्योंकि आप बहुत करीब वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फील्ड राइट की तरफ है इसलिए पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड वाइज बहुत स्ट्रांग है इसलिए टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफ जो है वो बहुत ऊंचाई से इस तरीके से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग एक और चीज समझ पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2a, है ना, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड एग्जैक्टली जीरो है। तो Q के राइट साइड में सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर फील्ड एग्जैक्टली हम लोग क्या कह रहे हैं, जीरो कह रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर बिल्कुल राइट की तरफ एकदम बहुत दूर चले जाए ना, इनफाइनाइटली दूर चले जाए, तो वहां पर फील्ड कैसी होनी चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन चार्जेस का कोई खास रोल तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इन सारी बातों को समझते हम लोग यही समझ सकते हैं कि Q के राइट साइड का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर केयरफुली ये समझ पा रहे हैं कि Q के जस्ट राइट में, है ना, फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज है,
फिर धीरे धीरे ये कम हो रही है, कम होते होते 0 हो गई। अब जो है चूंकि हमारे को ये कंडीशन थी कि क्यू के राइट साइड में फील्ड जो है वो एक ही जगह पर एग्जैक्टली 0 होगा, तो हम लोग को यहाँ पर कट करना ही पड़ा ग्राफ को। तो इस तरीके से ये एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है वो कट करते हुए गया। और अगेन ये कंडीशन थी कि इन्फिनिटी पे फील्ड 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये वापस से उठ करके 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो क्यू के राइट साइड में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये हम लोग समझ पा रहे हैं। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें -4Q और Q के बीच वाले रीजन की, तो यहां पर हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एग्जैक्टली हमारे को दे रखी है ट्वाइस ऑफ ए के बराबर। क्लियर है बात। अब यहां पर कहीं पर भी हम लोग देखें, कहीं पर भी अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखें, तो हम लोग समझ पा रहे हैं -4Q उसे क्या करेगा, खींचेगा, और Q उसे लेफ्ट की तरफ ही धक्का देगा। तो मतलब फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ होगी, ये तो कन्फर्म है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों -4Q के इमीडिएट राइट पे हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, इन्फाइनाइटली लार्ज होगी और नेगेटिव होगी, क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो शुरुआत ऐसी होगी। इसी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि Q के लेफ्ट में भी क्या होगा, Q का धक्का बहुत तगड़ा होगा लेफ्ट की तरफ, और इस वजह से यहाँ पर भी फील्ड जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी जैसी होगी। तो शुरुआती पॉइंट्स तो हमारे को मिल गए। क्लियर है बात। और ये भी पता है कि इस पूरे के पूरे रीजन में फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। पर एग्जैक्टली किस तरीके का शेप होगा वो सोचने के लिए थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इस डायग्राम पे फोकस कर रहा हूं, और -4Q से लेटस है कि मैं किसी भी x दूरी पर जा रहा हूं। तो यहां पर अगर मैं फील्ड देखना चाहूं तो फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना कहूंगा, तो E जो है वो ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ है, और मैग्नीट्यूड कितना है, तो K4Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस KQ अपॉन, अब बची हुई दूरी हो जाएगी 2a माइनस एक्स, तो 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों ऐड अप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही लेफ्ट की तरफ है। क्लियर है ना। तो अब अगर ग्राफ का नेचर देखना है तो हमारे को क्या करना होगा, स्लोप पता लगाना होगा। ठीक है ना, तो DE/dx जो है वो अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा, 4KQ तो एज इट इज रह गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है बात। फिर अगला टर्म आ जाएगा KQ तो एज इट इज रह जाएगा, फिर 1 अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो -2 अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 3, ये तो पहले आ गया। फिर हम लोग समझ पा रहे हैं कि चेन रूल से -x का डिफरेंशिएशन -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये स्लोप 0 कहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए KQ तो गायब हो जाएगा, -2 जो है वो भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 3। क्लियर है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा x अपॉन 2a माइनस एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हो गया, x अपॉन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3। तो अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x बराबर आ जाएगा 4 की पावर 1/3 इंटू 2a माइनस 4 की पावर 1/3 इंटू एक्स। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 की पावर 1/3 इंटू 2a अपॉन, ये इधर चला गया तो ये बन जाएगा 4 की पावर 1/3 प्लस 1। क्लियर है ना। तो अब थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली हमें क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से जो वैल्यू आ रही है ये लगभग आ रही है 0.6 टाइम्स 2a के बराबर। क्लियर है बात। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि 2a क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था। क्लियर है ना। और ये जो x है वो कहां पर आ रहा है, 0.6 टाइम्स 2a के बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो स्लोप 0 होने वाला पॉइंट है वो कहां पर होगा, मिड पॉइंट से राइट की तरफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओरिजिन के राइट साइड में ही स्लोप 0 वाला पॉइंट आएगा, है ना। हमने ये देख लिया था कि शुरुआत कैसे होगी, और अब फाइनल ग्राफ बनाते हैं -4Q और Q के बीच का। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये अब हमारे को समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का क्यों बनाया मैंने, तो मैंने ऑलरेडी इन लोकेशंस के बारे में डिस्कशन कर रखा है, इन स्टार्टिंग लोकेशंस के बारे में, और
मैंने स्लोप जो है उसको जानबूझ करके थोड़ा एसिमेट्रिक दिखाया ना, मतलब ओरिजिन के थोड़ा सा राइट में मैंने स्लोप को 0 दिखाया है, क्योंकि हमारे को क्या मिल गया था, हमारे को मिला था कि ऑलमोस्ट 0.6 टाइम्स 2a है ना, इस लोकेशन पर स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से मोस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सा है। तो मोस्ट सूटेड ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चों अब आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है 2 point charges q each are placed at points a, 0 and minus a, 0. Draw a graph to show the variation of electric field strength along y-axis with distance y from origin, along x-axis with the distance x from origin. तो देखिए बच्चों अपने को सवाल में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और वो कहाँ पर रखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पे एट a, 0 एंड माइनस a, 0। और इनकी वजह से हमारे को क्या देखना है, हमारे को देखना है ग्राफ किसका, फॉर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलोंग वाई एक्सिस विथ डिस्टेंस वाई फ्रॉम ओरिजिन, और सेकेंड पार्ट रहेगा अलोंग एक्स एक्सिस विथ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे जिसमें हमारे को क्या बनाना है, वी नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ, जिसमें हम लोग क्या शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो वाई के अलोंग किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये वाई लोकेशन पर मान लीजिए कि मैं फील्ड देखना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से यहाँ पर फील्ड जो है वो कैसी आएगी, धक्के वाली आएगी कुछ इस तरीके से ना। इसकी वजह से भी यहाँ पर जो हम लोग फील्ड देख पा रहे हैं, फील्ड किस तरीके आएगी, इस तरीके से धक्के वाली आएगी। क्लियर है ना। और अपने को ये दूरी दे रखी है कितनी, ए दे रखी है। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर लेफ्ट वाले क्यू की वजह से फील्ड यहाँ पर ई आ रही है, तो राइट वाले क्यू की वजह से भी फील्ड यहाँ पर ई आएगी। क्लियर है। और अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ है ना, मतलब कि ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो नेट फील्ड है वो कैसी आ रही है, ई नेट जो है वो हो जाएगी किस तरीके की, ट्वाइस ऑफ ई कॉस थीटा के बराबर है ना। और अगर हम लोग पॉजिटिव वाई में जा रहे हैं तो फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, और अगर नेगेटिव वाई में जाते तो फील्ड भी ऑब्वियस है कि नेगेटिव वाई के लॉन्ग आती। ठीक है, तो देखिए बच्चों ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ई नेट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अब ई की वैल्यू क्या लिखें, तो ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन, अब इसे में अगर मैं आर कह रहा हूं तो आर स्क्वायर लिखना होगा। अब आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से। ठीक है ना। अब अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, तो यहाँ पर अब कॉस थीटा भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज वाई अपॉन आर के बराबर। ठीक है, अब आर कितना है, तो आर को मैं लिख सकता हूं अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये क्या आ गया 2k³ वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए बच्चों आई होप कि आपको याद होगा कि ऐसी कुछ इक्वेशन अपने पास पिछले लेक्चर में भी आ चुकी है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है ना। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर y इक्वल टू 0 है ना, ई नेट बराबर क्या आ जाएगा, ई नेट बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और y टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नेट बराबर, ई नेट जो है वो टेंडिंग टू 0 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बहुत ऊंचाई पर आप चले जाएंगे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहां पर भी जो फील्ड है इन चार्जेस की वजह से वो तो नेग्लिजिबल ही आएगी, मतलब टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब बस चेक करते हैं कि कहां पर स्लोप जो है वो इस ग्राफ का 0 होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर हम लोग ई नेट एज अ फंक्शन ऑफ वाई का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप कहां पर 0 हो रहा है वो निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डी ई नेट बाई डी वाई बराबर 0। ठीक है, तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, तो 2k³ तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को लिखेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 1 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस साइन, और यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, अब y को एज इट इज लिखेंगे, और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर, आप समझ पा रहे हैं कि 3/2 माइनस 1 मतलब कि ये हाफ आ गया, और चेन रूल से वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम लोग समझ पा रहे हैं क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, मतलब कि क्यूब। ठीक है ना।
तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से जो है हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3y मल्टीप्लाइड बाय y इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है और यहाँ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बाय रूट टू। तो इन दोनों जगहों पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए बच्चों इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके बन रहा है ना। y इक्वल टू 0 पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि फील्ड कैसी आएगी, 0 आएगी। और a बाय रूट टू और माइनस ए बाय रूट टू पर हमने देखा था कि स्लोप जो है वो क्या आना चाहिए, फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ, ये क्या है, ये ई नेट है एज अ फंक्शन ऑफ y का ग्राफ। तो इसका स्लोप इन दो जगहों पर क्या आएगा, एग्जैक्टली 0 आएगा। ठीक है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो फील्ड है वो टेंड कर रही है किसको, 0 की तरफ। तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोग बहुत दूर की बात करें तो उन जगहों पर फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा था कि ई नेट बराबर आया था 2kq y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर हम लोग यहाँ पर y बहुत छोटा ले लें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ई नेट जो है वो प्रोपोर्शनल टू y आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो सिंपली a³ बन जाएगा। और अगर हम लोग y को बहुत बड़ा ले लें, ठीक है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, अगर y को बहुत बड़ा ले लें तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर बन गया y की पावर 3 और ऊपर एक y है, तो मतलब ई नेट प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर y बहुत छोटा है, मतलब ओरिजिन के बहुत करीब है, तो वहां पर e प्रोपोर्शनल टू y है। और अगर आप बहुत दूर की बात करें तो वहां पर e प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर जैसा आ रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया था अलोंग x एक्सिस द डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। तो देखिए बच्चों इस तरीके से मैंने दोनों चार्जेस को यहाँ पर शो कर दिया है। अब हमारे को जो है x के अलोंग जो है फील्ड का वेरिएशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ई नेट यहाँ पर इस तरीके से शो कर रखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही चीज हम लोग यूज करेंगे कि Q के अगर बहुत पास में हम लोग चले गए, जैसे Q के लेफ्ट साइड में अगर बहुत करीब चले गए, तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस Q की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग धक्का लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ मतलब नेगेटिव हो गई और मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी जैसा। तो शुरुआत ऐसे करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से इस Q के जस्ट राइट में अगर बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग फील्ड देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है राइट की तरफ धक्के वाली, तो इस वजह से हम लोग शुरुआत ऐसे ही करेंगे। उसी तरीके से जो दूसरा वाला चार्ज क्यू है उसके लेफ्ट हम लोग समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ धक्का लगाएगा, तो अगेन शुरुआत ऐसी होगी। और क्यू के राइट में अगर हम लोग देखें तो फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी राइट की तरफ मतलब पॉजिटिव होगी, तो शुरुआत ऐसी होगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों चार्जेस तो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं, बिल्कुल बराबर है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि लेफ्ट वाले क्यू के लेफ्ट वाले रीजन में दोनों की वजह से धक्का लग रहा है, तो फील्ड हमेशा किधर को होगी, लेफ्ट की तरफ ही होगी, मतलब नेगेटिव होगी। और बहुत दूर चले जाएंगे तो फील्ड 0 को टेंड करेगी। तो लेफ्ट की तरफ ग्राफ जो है बनाना बड़ा आसान हो गया, वो कुछ ऐसा बनेगा। और इसी तरीके से राइट की तरफ ग्राफ बनाना भी बड़ा आसान हो गया, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी तो इट विल टेंड टू 0। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की अगर बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल बीचों बीच में फील्ड ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। तो हमारे को किस तरीके से इनको कनेक्ट करना होगा, तो देखिए कनेक्ट इस तरीके से करेंगे, है ना, इस तरीके से ही हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।